हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। सुबह की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं मैं धवल आमटा। जैसा कि हमें सभी को पता है कि हमारे 10वीं बोर्ड का जो सामाजिक विज्ञान और गणित का पेपर बच गया, उसकी तारीख आ गई है। हम गणित की रिवीजन क्लास ले रहे हैं। अभी 2 क्लास जो मैंने स्टार्ट कर दी है, आज उसकी तीसरी क्लास है। आप सभी से निवेदन है कि जो बच्चे अभी क्लास में बैठे हैं उन सभी को तो समय का पता ही है, लेकिन इसके अलावा जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सभी से भी निवेदन है कि आप किसी भी हालत में या किसी भी कंडीशन में प्रातः 8 बजे अपना फ़ोन लेकर बैठ जाइए। आपको 8 बजे क्लास किसी भी हालत में उपलब्ध हो जाएगी। हमारे पास समय बहुत कम है और इस बहुत कम समय के अंदर हम सबसे ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं। जो हमें सरकार की तरफ से 2 महीने की छुट्टियां पड़ी थी कोरोना की वजह से, उस वजह से पेपर स्थगित हो गया था। अब वो पेपर का समय आ चुका है, अब वो परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। अब हमें मैदान में उतरना ज़रूरी है। युद्ध की तारीख दे दी है और एक दिन का ही युद्ध है और इस युद्ध के अंदर हमें जीतना है। हमें ये नहीं सोचना कि काश 2 महीने पहले ये एग्ज़ाम हो जाता तो आज हमें यहाँ एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा हमें नहीं सोचना। हमें तो बस ये सोचना है कि 30 तारीख कल है और आज हमारा अंतिम दिन है और 30 तारीख कल है और हमें कल पेपर देना। क्लास शुरू करने से पहले कुछ पंक्ति आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जो मुझे याद आती है कि जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता। सुनिएगा दोस्तों, जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता, वो हर काम अलग ढंग से करता है। इसी के साथ क्लास शुरू करते हैं। आज की 2 क्लास पहले मैंने कर दी है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज तीसरी क्लास शुरू करते हैं और तीसरी क्लास चैप्टर 1 से शुरू करेंगे। आशा ये करता हूँ, उम्मीद करता हूँ मैं आप सभी से कि आप मेरा अगर सहयोग देंगे, सहायता करेंगे, मेरी साथ देंगे तो अपन बहुत कम समय में सारे चैप्टर का रिवीजन जल्दी से जल्दी कर लेंगे। स्टार्ट करते पहले चैप्टर से। पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुणे की बात करते हैं। तीनों गुणा के नाम मैंने लिख दिया आपके सामने। सबसे पहले बात होती है गुणा में एकाधिकेन पूर्वेण से। दोस्तों मैंने गुणा में बताया था और शर्त भी बताई थी, एकाधिकेन पूर्वेण से जब भी गुणा करेंगे तो अपन संख्या देख लेंगे कहीं आगे की संख्या सेम है या नहीं। या फिर मैंने ये बताया था कि अंकों का योग 10 अंकों का योग 100 अंकों का योग हज़ारों अंकों का योग 1 होता है। उन सभी का गुणा राइट हैंड के अंदर किया जाता है। तो अब यहाँ देखिए 97 और 03, यानी इन दोनों का योग कितना हो जाता है, इन दोनों का योग हो जाता है आपके 100 हो जाता है। तो जिन अंकों का योग 100 हो जाता है उनका गुणा जो हो जाएगा वो आप किधर कर देंगे, उनका गुणा कर देंगे आप राइट हैंड में, यानी इधर कर देंगे। 03 का गुणा किधर कर देंगे आप 97 से कर देंगे। और यहाँ पर एक है, एक इसका गुणा आप किससे कर दोगे, इससे एक ज़्यादा संख्या से, यानी 1 का गुणा अपन किससे कर देंगे, 1 का गुणा अपन कर देंगे 2 से कर देंगे। अब आपको क्या करना है, 1 का गुणा 2 से क्या 2 हो गया, 3 का गुणा 7 दूनी 21 हो जाएगा, हासिल 2, 9 दूनी 18 और 2 21 हो, 9 3 27 और 1 28 हो जाएगा। ये हो जाएगा ना, सॉरी 1 मिनट, 7 3 21, 9 3 27 और 2 29 और ये आगे क्या लगा दिया मैंने, आगे मैंने लगा दिया 0। अब आपको क्या करना है, आंसर लिखना है तो सीधा सा लाइन हटा दी 20291, ये इसका क्या हो गया आंसर। एकाधिकेन पूर्वेण से गुणा करने का तरीका ये। बात करते हैं निखिलम विधि से। निखिलम विधि से गुणा करने के लिए दोस्तों जो संख्या दे रखी होती है हमें वो देखनी होती है सबसे पहले आधार या उपाधार से। सबसे पहले 53 और 54 की बात करते हैं। 53 और 54 किस जीरो वाली संख्या के पास में, 53 और 54 जो है वो 50 वाली जीरो वाली संख्या के पास में। इसका मतलब आधार तो 10 आएगा, लेकिन 10 को मैं किससे गुणा करूं कि आधार तो आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा।
आधार को मैं किससे गुणा करूँ कि 50 हो जाए, यानी उपाधार। तो उपाधार कितना हो जाएगा, 10 × 5 = 50। तो उपाधार अंक कितना हो जाएगा, उपाधार अंक हो जाएगा आपके पास 5, और विचलन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपके पास, आप यहाँ लिख दीजिए 53 और 54। तो 53 का विचलन कितना हो गया, +3, और 54 का विचलन कितना हो गया, +4। अब आपको क्या करना होता है कि विचलनों को गुणा तो करना होता है राइट हैंड के अंदर, और जो एक संख्या है 53 और 54, इनमें से कोई सी एक संख्या ले लीजिए। मैं ले लेता हूँ 53, तो इसके सामने वाली नहीं, क्रॉस वाली जो संख्या है उसको जोड़ दीजिए। अब आपको क्या करना है, उपाधार अंक लिया इसलिए इस पूरे का गुणा किससे करना है, आपको 5 से करना है। 53 और 4 कितने होते हैं, 57। 57 का गुणा किससे करेंगे, 5 से, और 4 × 3 कितना लिख देंगे, 12। ये हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, 5 × 7 = 35, 3 × 25 और 3 कितना हो गया, 28। अब आपको ऐसा नहीं कि बीच वाली लाइन हटा दी और हमने लिख दिया, इसके लिए सीधा आपको कहाँ जाना है, आधार पे। आधार में कितने अंक 0 है, आधार में 1 0 है, तो यहाँ से एक अंक लिखना है, 2 लिख दिया, बच कितना गया 1। इस 1 को आगे जोड़ना, 285 में 1 जोड़ा कितना आ गया, 286। तो 53 का गुणा 54 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2862 आ जाएगा। तीसरा गुणा है एक न्यूनयन पूर्णांक से गुणा। दोस्तों मैंने जब भी एक न्यूनयन पूर्णांक वाले गुणे की बात की थी तो मैंने आपको बताया था, उसमें एक शर्त बताई थी कि जितने 9 होंगे उतने अंक होने चाहिए। 1 2 3 4 9 है, अंक कितने हैं 3। तो 4 अंक बनाने के लिए क्या लिख देते, 0 1 3 7 × 99 से कर देते। फिर मैंने बताया था जो बिना 9 वाली संख्या होती है उसमें से कितना घटाते, उसमें से 1 घटाते, 137 में से 1 घटाएंगे, कितना बचता है 136। उस 136 को 9999 में से अपन माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे 136 बटे 9999, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 1 गया 8, और इधर कितना गया 9। बीच वाली लाइन हटा दीजिए, 1 3 6 9 8 6 3, ये इसका गुणा हो जाएगा। तो इसको कहते हैं एक न्यूनयन पूर्णांक से गुणा करने का मेथड। 136 98 63 इसका आंसर आ जाएगा। ये है तीनों गुणा। इसे जल्दी से उतार लीजिए बिना टाइम वेस्ट किए, बिना बातचीत किए, क्योंकि हमें इन 25 दिनों के अंदर पूरी किताब को ख़त्म करना है। अगला गुणा है ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम से गुणा करना है। ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम से गुणा करने के लिए मैंने बताया था, एक फॉर्मूला बताया था, 2n - 1 बताया था 2n - 1, यानी इससे अपन क्या निकालते हैं, समूह इधर 3 अंक इधर 3 अंक, यानी n की जगह क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। 2 × 3 - 1 = 5 हो गया। यानी आपको 3 × 2 6 6 - 1 क्या 5 हो गया। आपको 5 अंकों का समूह बनाना, सबसे पहले 362 ले लीजिए। भूल जाइए कि 143 आपके पास नहीं है। 362 से समूह बनाएंगे 3, फिर क्या हो जाएगा 3 और 6, फिर क्या हो जाएगा 3 6 और 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 6 और 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर इसी प्रकार 1 हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा, 1 4 3 हो जाएगा, फिर 4 और 3 हो जाएगा, फिर आपके पास क्या हो जाएगा 3। फिर मैंने बताया था सिंगल संख्या का जो गुणा होता है वो अपन कैसे करते हैं। सिंगल संख्या का गुणा सीधा करते हैं, डबल संख्या का गुणा ऐसे तिरछा होता है। फिर इधर 3 संख्या है तो कोने वाली संख्या गुणा कोने से करते हैं। डबल संख्या का गुणा तिरछा हो जाता है, सिंगल संख्या का गुणा ऐसे खड़ा हो जाता है। अब अपन क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 2 × 3 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 3 18 प्लस 4 दूनी 8, 3 × 3 हो गया 9 प्लस 1 × 2 2 प्लस 6 × 4 कितना हो गया 24। इसका क्या 4 × 3 12 हो गया, प्लस 6 × 1 6 हो गया, और 3 एकम 3 हो गया। अब अपन क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। यहाँ हो गया 3 12 और 6 हो गया आपके पास 18, 24 और 2 25 और 26, 26 और 9 9 6 15 होता है। 26 और 9 कितना हो गया 35 हो गया। 18 और 8 8 8 16 यानी 26 हो गया, और पीछे क्या बच गया 6। अब आपको क्या करना है, एक एक अंक लेके जाना है और इसको सोल्व करना है। उधर से पीछे से, आगे से नहीं, पीछे से अपन इसको जोड़ते जाएंगे और आंसर निकाल देंगे। आंसर इसका कितना आता है वो अपन देख लेते हैं। गुणा करने पर यहाँ से मैंने लिख दिया 6, इधर लिख दिया, ठीक है।
6 है, 6 लिख दिया, फिर इधर से 6 लिख दिया, ये 2 आगे भेज दिया, 35 और 2 कितने हो गए, 37 का 7 हासिल बच गया 3, 18 में 3 जोड़ा तो 19, 20, 21 का 1 बच गया 2, 3 और 2 कितना हो गया 5, यानी इसका आंसर आ गया 51,766। इसका क्या हो गया आपके पास आंसर हो गया, इसका आंसर हो जाएगा 51,766। यहाँ ख़त्म होता है गुणा, ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम से गुणा ख़त्म हो गया। अब अपन नेक्स्ट लेते हैं वर्ग और घन। इसके बाद अपन भाग विधि है, वर्ग सेकंड बाद में आएगा। भाग विधि है, भाग विधि में मैंने पिछली जो 2 क्लास हुई उसमें ध्वजांक विधि से भाग करना मैंने आप लोगों को सिखा दिया। आज अपन भाग करेंगे सीधा निखिलम विधि से और परावर्ती विधि से। ध्वजांक विधि से मैंने आपको भाग सिखा दिया, इसलिए अपन निखिलम विधि और परावर्ती विधि से भाग करने के बाद अपन वर्ग और घन पर बात करेंगे। नेक्स्ट है भाग, निखिलम और परावर्ती दोनों में साथ में बता रहा हूँ। ध्वजांक विधि के लिए भाग मैंने 2 क्लास जो पिछली हो गई उसमें बता दी थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उन दोनों क्लास का, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आज अपन निखिलम और परावर्ती विधि से भाग देख रहे हैं। निखिलम और परावर्ती विधि से जब अपन भाग देखते हैं तो दोस्तों निखिलम और परावर्ती विधि से भाग दोनों सेम है, कहीं पर भी अंतर नहीं है। सिर्फ अंतर है तो एक शब्द के पर अंतर है कि निखिलम विधि में और परावर्ती विधि में सिर्फ एक शब्द का अंतर होगा। दोनों के लिए आधार निकालना पड़ेगा, दोनों के लिए विचलन निकालना पड़ेगा, दोनों के लिए आपको विचलन निकालना पड़ेगा। बस निखिलम विधि में संशोधित विचलन लिखना पड़ेगा, परावर्ती में परिवर्तन विचलन लिखना पड़ेगा, बाकी करने का तरीका सेम है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि आधार, आधार का मतलब हो गया आपको जिस संख्या का भाग देना है उसको आधार लेते हैं, यानी 889 का भाग देना है, इसका मतलब आधार कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, सॉरी 1,000 हो जाएगा। और विचलन क्या हो जाएगा, विचलन निकालने का सूत्र होता है संख्या माइनस आधार। संख्या 889 है, इसमें से 1000 घटाएंगे यानी -111। तो संशोधित जो विचलन आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास, संशोधित विचलन कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास प्लस का। अगर विचलन माइनस में आ रहा है तो संशोधित विचलन प्लस में आएगा, अगर विचलन प्लस में आ रहा है तो संशोधित विचलन किस में आएगा, माइनस में। अब भाग देने का तरीका दोस्तों, भाग देने का तरीका ये है कि आपको इसमें से क्या किसका भाग देना है, 8, 8, 9 का भाग देना है। किस संख्या के अंदर देना है, 11, 10, 34 के अंदर देना है। लेकिन यहाँ देखना दोस्तों कि आधार के अंदर कितने जीरो है, आधार के अंदर 3 जीरो है, तो पीछे से 3 संख्या को तीसरे खंड में रख देंगे, बाकी बची हुई सभी संख्या को कहाँ रख देंगे, बीच वाले खंड में रख देंगे। या समझ में आया, बची मतलब 3 जीरो है तो पीछे से 3 संख्या को तीसरे खंड में, बची हुई सभी संख्या को कौन से खंड में रख देंगे, बीच वाले खंड में रख देंगे। अब आपके पास जो संशोधित विचलन आया उसको यहाँ लिख दीजिए। अब सबसे पहले इस 1 को इस तरह से यूं का यूं उतार दीजिए, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना। इस संशोधित विचलन को आपने उठा के यहाँ रखा, इस 1 को नीचे रख दिया। इस 1 का गुणा हमने 111 से किया, कितना आया 1, 1 और 1। 1 और 1 को फिर से जोड़ा, कितना आ गया 2। इस 2 का गुणा हमने इससे किया तो कितना आया 2, 2 और 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4। इस 4 को हमने यहाँ लिख दिया, इस 4 का गुणा हमने यहाँ किया, कितना आया 444 लिख दिया। 4 और 4 कितना हो गया 8, 4 2 6, 6 और 3 कितना हो गया 9, 4 2 6 और 1 कितना हो गया 7। अब यहाँ तो ये जो बीच वाला जो होता है 124 जहाँ पर आया उसको कहते हैं भागफल, और 798 जो आया, यानी मैं यूँ लिख दूंगा यहाँ पर अपना भागफल हो जाएगा 1, 2, 4। और शेषफल की जो बात करेंगे अपन, शेषफल कितना हो जाएगा 7, 9, 8। ठीक है। अगर दोस्तों इसी में निखिलम विधि में, क्योंकि हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जिस संख्या का आप भाग देते हो वो शेषफल से हमेशा बड़ा ही होता है। ठीक है, 889 का भाग दे रहे हो, शेषफल जो है वो भाजक से हमेशा क्या आता है, छोटा आता है। अगर बड़ा नहीं आ गया तो आपको अलग से उस भाजक का भाग उस शेषफल में देना होता है, अलग से जहाँ पर जो लास्ट में संख्या बचती है उसमें आपको उस भाजक का भाग देना होता है अलग से, और फिर जो बच जाता है उसको लिखते हैं।
अब अपन बात करते हैं परावर्ती विधि से। परावर्ती विधि में भी आपको ऐसा ही करना है कि 2111 में 97 का भाग देना है, आधार लेना है। आधार जिस संख्या का भाग देते उसके हिसाब से लेते 97, तो आधार कितना आ जाएगा 100। विचलन आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा, विचलन आ जाएगा माइनस का 0.3। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, परावर्ती विचलन लिख देंगे। क्या लिख देंगे दोस्तों, परावर्ती विचलन लिख देंगे। और परावर्ती विचलन किसका लिख देंगे, प्लस का 0.3 लिख देंगे। अब भाग आपको किसका देना है, भाग आपको देना है 97 का। तो ठीक इसी प्रकार जैसा आपने इस वाले में किया वैसा ही उसमें करना है कि 97 को जिस आगे लिख दीजिए जिसका भाग देना है। अब यहाँ पर क्या करना है, आधार में कितने जीरो, 2 जीरो, तो पीछे से 2 अंक को तीसरे खंड में रख दीजिए, बाकी बचे हुए दोनों खंड अंक को बीच वाले खंड में रख दीजिए। परावर्ती विचलन कितना आया 0.3, उसको यहाँ लगा दीजिए। जैसा इसमें क्या वैसा का वैसा इसमें करना। पहली वाली संख्या को ऐसा का ऐसा उतार दीजिए, 2 का गुणा इससे किया तो कितना आ जाएगा 0 और 6 आ जाएगा। इस संख्या को ऐसा का ऐसा उतार दिया, 1 का गुणा इससे किया तो कितना आ जाएगा 0 और 3 आ जाएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। अब आपके पास 21 तो आ गया, आपका भागफल आ गया। और शेषफल की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 75, यानी भागफल तो आ गया आपके पास 21 और शेषफल कितना आ गया आपके पास 75। भागफल तो आ गया 21 और शेषफल आ गया आपके पास 75 आ गया। ये हो गया निखिलम विधि और परावर्ती विधि से भाग देने का तरीका। अब इसे फटाफट लिख लीजिए। वर्ग की बात करते हैं नेक्स्ट। वर्ग में भी दो आपके सिलेबस में इस बार वर्ग और गण ही है। वर्ग भी निखिलम विधि से निकालना है। तो निखिलम विधि से जब भी वर्ग निकालते हैं, मैंने आपके सामने 2 सवाल लिख रखे 93 और 211। मैंने दोनों तरीके से आधार उपाधार दोनों तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। तो जब भी आपको वर्ग निकालना होता है तो सबसे पहले वर्ग निकालने के लिए अगर अपन इस सवाल की बात करते हैं 93 वाले की बात करते हैं, 93 का वर्ग निकालना है तो 93 का वर्ग निकालते हैं अपन आधार से। सूत्र होता है आधार के लिए, जो सूत्र होता है आधार और उपाधार के लिए सूत्र एक ही होता है। तो आधार के लिए सूत्र होता है संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, ये होता है आधार के लिए। अब अपन 93 की बात करते हैं, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। 93 की बात करते हैं तो 93 के लिए अगर अपन आधार माने तो आधार कितना मान सकते हैं 93 के लिए। अगर अपन आधार मानते तो कितना मान सकते दोस्तों, कितना मान सकते 100 मान सकते। विचलन की बात करें तो विचलन कितना हो जाएगा 93 माइनस 100 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 0.7 लिखेंगे। कितना लिखेंगे माइनस का 0.7 लिखेंगे। अब आपको संख्या जो इस सवाल में लिखना, संख्या कितनी है 93 प्लस विचलन कितना है, विचलन है -0.7 ओब्लिक -0.7 का वर्ग। कुछ भी नहीं, -0.7 का वर्ग 49 ही होगा। 93 में से 7 घटाओगे तो 86 ही बचेंगे, यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 86 और यहाँ हो जाएगा 49। आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपके आधार में कितने जीरो है, आधार में 2 जीरो। यहाँ कितने अंक है 2 अंक है, तो सीधा सा आंसर क्या टिका देंगे 8649 इसका आंसर लिख देंगे। लेकिन यही सवाल जब आपका उपाधार से होता है, यानी यही सवाल आपका किससे होता है, उपाधार से होता है। सूत्र यही है, कोई भी चेंज नहीं है सूत्र, सिर्फ इसमें आपको क्या लगाना होता है उपाधार अंक लगाना होता है। यानी आगे आपको क्या लगा देना है उपाधार अंक इंटू संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके लिए आधार लेना है। आधार आपको क्या लेना है, आधार का मतलब मैंने बताया था कि आधार तो हमेशा 10 की घात ही आधार होती है, यानी 10 की घात वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं अपन, आधार कहते हैं। तो आधार मैंने 211 के लिए कितना ले लिया, 100 ले लिया। ठीक है, अब 100 जो आधार ले लिया, क्या ये पहले तो सबसे पहले देखिए 211 किस जीरो वाली संख्या के पास है, 211 200 वाली जीरो के पास है। तो आधार मैंने 100 ले लिया, तो उपाधार कितना हो जाएगा, उपाधार हो जाएगा, यानी मैं इस 100 को 2 से गुणा कर देता हूँ तो उपाधार कितना हो जाता है, उपाधार हो जाता है आपका 200। यानी उपाधार अंक की बात करते हैं अपन, तो उपाधार अंक कितना हो जाएगा, 2। विचलन कितना हो जाएगा, विचलन हो जाएगा आपका प्लस का 11 हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है इस सूत्र के अंदर, ये वाला सूत्र है, इस सूत्र अंदर सारे मान रखें। उपाधार अंक की जगह क्या लिखेंगे, 2। संख्या की जगह कितना लिख देंगे, 211 प्लस विचलन की जगह कितना लिख देंगे, 11 ऑब्लिक विचलन का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 211 में 11 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 222। पहले जोड़ेंगे, यानी पहले कोष्टक सोल्व करेंगे, फिर अपन गुणा करेंगे। 11 का वर्ग होता है 121, लिख दिया। 222 का गुणा 2 से किया तो कितना हो जाएगा, 444 ऑब्ली हो जाएगा 121। अब आपको क्या करना है, इस आधार में कितने जीरो, आधार में 2 जीरो, तो पीछे से आपको 2 अंक लिखने, यानी यहाँ लिख दिया मैंने 21, बच 1 गया। 444 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया, 445, यानी 44,521 इसका आंसर आ गया, 44,521। तो ये निखिलम विधि से वर्ग करने की विधि ये है। ठीक है, दोनों सूत्र मैंने लिख दिए, आधार का भी लिख दिया और मैंने उपाधार का सूत्र भी आपके सामने लिख दिया। आधार का सूत्र होता है संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, और उपाधार का सूत्र होता है उपाधार अंक इंटू संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। अब अपन बात करते हैं आगे घन की। अब इसे उतार लीजिए फटाफट, फिर घन की बात करते हैं। आज अपन ये चैप्टर खत्म कर देंगे इस क्लास में। अब अपने पास घन बचा है और 1.4 के सवाल बचे हैं बीजगणित से। वैदिक विधि से बीजीय व्यंजक को हल कीजिए। 97 का आपको घन ज्ञात करना, और आधार से मैंने घन ज्ञात करने के लिए सूत्र लिख रखा है संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन की घात 3, और संख्या आपके पास सामने क्या है, 97 है। ठीक है, 97 संख्या है, अपन सीधा इसको आधार से करेंगे। आधार कितना ले लेंगे दोस्तों, इसके लिए अपन आधार ले लेंगे, कितना ले लेंगे, आधार ले लेंगे अपन इसके लिए 100 ले लेंगे। आधार कितना ले लेंगे, 100 ले लेंगे। विचलन निकाल देंगे अपन, तो विचलन कितना हो जाएगा, 97 में से 100 घटाएंगे तो माइनस का 0.3 या माइनस का आप 3 भी लिख सकते हैं। अब आपको कुछ भी नहीं करना, जो सूत्र दे रखा है उस सूत्र में आपको मान लिखना है। संख्या की जगह 97 लिखना है, प्लस 2 इंटू विचलन की जगह -3 लिखना है, ओब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर लिखना है, यानी ये हो जाएगा 3 इंटू विचलन कितना है, -3, उसका स्क्वायर करना है, ओब्लिक विचलन की घात -3 करनी। 97 पहले कोष्टक सोल्व हो जाता है। 97 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 27, ओब्लिक माइनस कितना हो जाएगा, 27। अब यहाँ देखना 97 में से 6 गया तो मैंने यहाँ लिख दिया 97 में से 6 गया तो कितना बच गया, 91 बच गया, इधर बच गया 27 बच गया, इधर बच गया -27। दोस्तों अगर मैं आपको पूछता हूँ 97 का गुणा 97 से करके फिर उसका गुणा 97 से करोगे, यानी जब इसको अपन 3 बार गुणा करते उत्तर माइनस में आता है क्या, उत्तर माइनस में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर माइनस आ रहा है। इसलिए दोस्तों एक चीज़ याद रखना, यहाँ जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस सवाल को आपको आधार 10 लेकर भी कर सकता था, तो वहाँ पर ही वो उपाधार में चेंज हो जाता और वहाँ पर माइनस वाली झंझट नहीं आती। लेकिन जब हमारे पास माइनस वाली संख्या आ जाती है तब उसको कैसे सोल्व करते वो भी हमें आना चाहिए। तो यहाँ माइनस आ गया। अब देखना दोस्तों, जब भी माइनस वाली संख्या आ जाती है तो आपको सीधा कहाँ जाना है, आधार पर, यानी उस परीक्षा हॉल में ही बैठना है, वहाँ से उठकर जाना कहीं नहीं है, आपको आधार पर जाना है। आधार में क्या है, आधार आपने कितना लिया, 100, यानी जब भी माइनस वाली चीज़ आ जाती है उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि जब भी माइनस वाली कंडीशन आ जाती है आपके सामने तो आधार आपका कितना है, आधार 100, यानी उस आधार के बराबर आपको कितना लेना है,
1 लेना है। आधार के बराबर 1 लेंगे, 100 के बराबर 1 लेंगे तो अगला 200 के बराबर कितना ले लेंगे 2, अगला 300 के बराबर कितना ले लेंगे 3। इस तरह से अपन कहाँ तक चलते जाएंगे, 900 तक चलते जाएंगे, फिर से 1 आ जाएगा, यानी फिर से 100 आ जाएगा, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500, फिर 600, इस तरह से चलता है। अगर यहाँ आधार 10 होता तो मैं 10 के बराबर क्या लेता 1, 20 के बराबर क्या लेता 2, 30 के बराबर क्या लेता 3, इस तरह से चलता। आपका जो आधार होगा उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अब आधार आपके पास 100 है तो 100 के बराबर 1 ले लिया। अब यहाँ देखिए माइनस वाली संख्या क्या, माइनस वाली संख्या है -27। क्या ये -27 100 में से जा सकता है, घटा सकते हैं? तो इस 100 के बराबर क्या ले रखा है हमने 1, यानी माइनस वाली संख्या को तो घटाना है 100 में से, और इसके जो आगे वाली संख्या है उसमें से कितना माइनस करना है 1। ये चीज़ आप याद रखना, यानी जब भी माइनस वाली संख्या आती है तो आपको जो आधार ले रखा उसके बराबर आपको 1, 2, 3, 4 लेना है। तो इस माइनस वाली संख्या यानी -27 क्या 16 में से जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। इसलिए -27 को तो 100 में से घटाना है, और आगे जो 27 है उसमें से कितना माइनस करना है 1। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, मैं आपको इधर आके लिख देता हूँ। यह हो जाएगा 91/27 में से कितना माइनस करेंगे 1 ये, और 100 में से कितना माइनस करेंगे 27। ठीक है, यहाँ बच जाएगा 91, इधर बच जाएगा 26, इधर बच जाएगा आपका 73। आधार में कितने 0, 2, यानी सभी में 2 अंक है, तो सीधा सा आंसर लिख देंगे 91, 26, 73। ये इसका आपका आंसर आ जाएगा। और ये तो मैंने आपके सामने ऐसे रफ लिखा, और उस चीज़ को भी आप लिख देना, साइड में नोट कर देना ताकि आपको याद रहेगा। तो किसी संख्या का घन ज्ञात करना हो आधार विधि से तो ये इस तरह से करते हो। मैंने सीधा माइनस वाला ही उदाहरण लिया ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। अब इसे जल्दी से उतारिए, फिर अपन देख लेते उपाधार से, और फिर अपन बीजीय व्यंजक वाला सवाल सोल्व करते हैं। अब आपको यहाँ पर 27 का क्यूब ज्ञात करना है। 27 का क्यूब ज्ञात करना है, इसका मतलब 27 सबसे पहले किस जीरो वाली संख्या के पास में है, 20 के पास में है। आधार तो अपन क्या लेते हैं, आधार तो अपन 10 की घात ही लेते हैं। तो आधार के लिए अपन इसका अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो जो फॉर्मूला आधार से था वही फॉर्मूला इसका हो जाएगा, बस उसके आगे क्या लग जाएगा उपाधार अंक, यानी यहाँ लग जाएगा उपाधार अंक का स्क्वायर, फिर आ जाएगा क्या था संख्या प्लस 2 इंटू क्या था विचलन, फिर आ जाएगा ओब्लिक उपाधार अंक, फिर 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन की घात 3। ये जो सूत्र है वो किस विधि से है, उपाधार के लिए सूत्र है। ये जो है जब आप किसी संख्या का घन उपाधार विधि से निकालते हैं तब सूत्र होता है उपाधार अंक का स्क्वायर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ओब्लिक उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन की घात 3। अब सबसे पहले अपन इसके लिए आधार देखते हैं। तो 27 के लिए सबसे पहले अगर अपन बात करें आधार की, तो आधार कितना हो जाएगा, आधार कितना होता है, आधार तो आपके 10 की घात ही होती है, तो आधार तो हो गया 10, लेकिन उपाधार कितना हो गया, उपाधार हो जाएगा 10 को मैं अगर 2 से गुणा करूँ तो कितना आता है 20, तो उपाधार कितना हो जाएगा 20। और उपाधार अंक कितना हो जाएगा, उपाधार अंक हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा, विचलन कितना हो जाएगा, विचलन की बात करेंगे, ये 20 से कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, तो विचलन हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा प्लस का 7। अब आपको सूत्र लगाना उपाधार अंक, इस वाले सूत्र में मान रखना है। परीक्षा में आपको हर सवाल में सूत्र लिखना है। उपाधार अंक कितना, उपाधार अंक है 2 का आपको क्या करना है स्क्वायर करना है ओब्लिक संख्या कितनी है 27 प्लस 2 इंटू विचलन कितना है 7 ओब्लिक उपाधार अंक कितना है 2 इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर करना है ओब्लिक विचलन की घात कितनी लिखनी है आपको 3 लिखनी है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 27 प्लस कितना लिख देंगे इधर 27 प्लस लिख देंगे अपन 14 लिख देंगे ओब्लिक 3 इंटू 2 कितना होता है 6, 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 का क्यूब होता है 343, 27 और 14 कितना होता है 7 और 4 11, 2 और 1 3 और 1 कितना होता है 4 इंटू कितना कर देंगे 41
ऑब्लिक 6 इंटू 49, 9 छगानी 54 का 4, 9 छगानी 54 का 4 हासिल लग गया। 5 6 चौक 24, 24 और 5 कितना हो गया 29, और इधर क्या 3 4 3। 41 का गुणा करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा 164, इधर आ जाएगा 2 9 4, इधर आ जाएगा 3 4 3। सीधे आधार में चले जाओ, आधार में कितने जीरो है, आधार में 1 जीरो है तो पीछे से 1 अंक आएगा, इधर 3, बच कितना गया 34। इस 294 के अंदर आपको 34 जोड़ना है, यानी 4 और 4 8, 9 और 3 10 11 12, 2 और 1 3, यानी 328। 328 में से क्या ले लेंगे 8 ले लेंगे, बच कितना जाएगा 32। इस 32 में 164 जोड़ देंगे, यानी 32 में 164 जो 4 2 6 6 3 9 और 1, यानी आंसर इधर कितना आ जाएगा 196। तो 27 का जो क्यूब हो जाता है वो कितना हो जाता है, 27 का क्यूब हो जाता है 19,683। 27 का क्यूब हो जाता है, और ये क्यूब आधा उपाधार विधि से निकालने का तरीका है। अब आप इसे फटाफट लिख लीजिए। लास्ट हमारा बीजीय व्यंजक, वैदिक विधि से बीजीय व्यंजक को सोल्व करना है, और फिर हमारा पहला चैप्टर खत्म। नेक्स्ट लेते हैं अपन बीजीय व्यंजक से वैदिक, बीजीय व्यंजक को सोल्व करना है, वो भी वैदिक विधि से सोल्व करना है। दोस्तों इसमें 2 सूत्र पर आधारित सवाल है। पहला सूत्र है परावर्ती योजयित विधि से, और दूसरा सूत्र है सूत्र शून्य साम्य समुच्चय विधि से। सूत्र शून्य जो सेकंड सूत्र है, सूत्र शून्य साम्य समुच्चय, उसमें उसके अंदर 6 सूत्र है, लेकिन जो पहला सूत्र जो मैंने बोर्ड पर नाम लिख रखा है परावर्ती योजयित, इसके अंदर दोस्तों सिर्फ 4 सूत्र है, और जो मैं अभी आपको यहाँ पर बता रहा हूं वही आपको सूत्र याद करना है। दोस्तों जब भी आपका सवाल इस विधि से आ जाए, यानी परीक्षा में आपके पास ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा कि परावर्ती योजयित विधि से समीकरण को हल कीजिए, लिखा हुआ आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, आपको तो लिखा होगा वैदिक विधि से समीकरण को सोल्व कीजिए। और उस समीकरण की पहचान क्या होगी वो मैं बता देता हूं। इसके अंदर 4 सूत्र है दोस्तों, इस 4 सूत्र को सिर्फ मैं एक सूत्र में बदल रहा हूं, और एक सूत्र आपको याद रखना है ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी। इस सूत्र से जितने भी प्रश्न आएंगे उन सभी सूत्रों को आपको किस में चेंज करना है, सभी सवालों को ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी में, और x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा d माइनस बी अपॉन a माइनस सी। इस सूत्र की सहायता से आपको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा d माइनस बी अपॉन a माइनस सी की सहायता से। सूत्र परावर्ती योजयित के अंदर सूत्र परावर्ती योजयित के अंदर 4 सूत्र है, लेकिन जो मैंने आपके सामने बोर्ड पर सूत्र लिखा, इसी सूत्र पर आपको सवाल करना है ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी। इस सूत्र के अंदर ही सारे सवाल को चेंज करने हैं, और x बराबर d माइनस बी बराबर a माइनस सी। पहला सवाल अपन देखते हैं कि 13x माइनस 14 बराबर 13x माइनस 14 बराबर 9x प्लस 10। अब इस सवाल को कैसे करते हैं, आपका सवाल देखिए, और जो मैंने लाल पेन से सूत्र लिख रखा उसको देखिए, क्या दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। a से अगर अपन मान निकाले तो a का मान कितना हो जाएगा 13, b का मान निकालेंगे, b का मान किससे है प्लस से है, लेकिन यहाँ कितना है माइनस का 14। C का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा 9, और D का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा 10। इन सभी मानों को किस में रखना है, आपको इसमें रखना है। x बराबर हो जाएगा D माइनस बी, D कितना है 10, माइनस B का मान कितना है 14 बटे A कितना है, A का मान है 13, और C का जो मान है वो कितना है 9। ये हो जाएगा 10 प्लस कितना हो जाएगा 10 प्लस हो जाएगा आपके 14 बटे 13 में से 9 जाएगा तो 4। 10 और 14 कितना होता है 24, 24 के अंदर 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 6 बार, यानी x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6। एक अन्य प्रश्न में दूसरे तरीके का है, उसको भी आपको करके बता देता हूँ, यानी सूत्र परावर्ती योजयित से जो भी प्रश्न आता है उसको कैसे चेंज करेंगे। तो पहले इसको उतार लीजिए जल्दी, फिर अपन उसको देखते हैं दूसरे टाइप का प्रश्न।
नेक्स्ट सवाल मैंने बोर्ड पर लिख दिया। दोस्तों अगर आप सवाल उतारना रह जाता है आपके, तो आप वीडियो को पॉज करके फिर भी सवाल को उतार सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है जो मैंने आपके सामने लिखा। क्या इस सवाल को देख लीजिए, जो लाल पेन से जो मैंने सूत्र लिख रहा है, क्या दोनों एक जैसे है? नहीं, यहाँ पर है ax + b = cx + d, और यहाँ पर क्या है 5x - 3/2 = 2x + 1/5। अब इसको चेंज कैसे करते हैं? जब भी दो भिन्न संख्या के बीच में बराबर का चिन्ह होता है तो कौन सा गुणा करते हैं? व्रज गुणा करते हैं। तो व्रज गुणा कैसे करेंगे? 5 का गुणा कर देंगे अपन 5x - 3 से, और 2 का गुणा कर देंगे 2x + 1 से। 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 25x हो जाएगा, -15 हो जाएगा, बराबर 4x प्लस कितना हो जाएगा 2। क्या अब इस सवाल को देखिए और इसको देखिए, बराबर है तो a का मान बोलिए, a का मान हो जाएगा 25, b का मान हो जाएगा -15, c का मान हो जाएगा 4 और d का मान कितना हो जाएगा 2। x बराबर क्या होता है? d - b, d कितना है 2, माइनस b कितना है -15 अपॉन a - c, a कितना है आपका 25 और c कितना है -4। ये हो जाएगा 2 + 15 और 25 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 21, यानी 17/21, और 17/21 किसी भी पहाड़े से नहीं घटते। तो इसका सीधा सा आंसर कितना आ जाएगा? 17/21। तो ये है परावर्तित सूत्र से सवाल, और सिर्फ आपको इसमें एक ही सूत्र याद रखना, ax + b = cx + d। जितने भी सवाल होते हैं सभी सवाल को इस रूप में चेंज कर देना, ax + b = cx + d में। अब अंतिम देखते हैं सूत्र शून्य साम्य समुच्चय। उसके अंदर भी 6 सूत्र है, लेकिन 6 सूत्र में से सूत्र नंबर 4, सूत्र नंबर 5 और सूत्र नंबर 6 ही इम्पोर्टेंट है। अपन उन्हीं को देखते हैं और उन्हीं पर से प्रश्न आता है। अगला सवाल है सूत्र शून्य साम्य समुच्चय से, जिसमें भी सूत्र नंबर 4। आपको वहाँ पर ये नहीं लिखना है कि ये सवाल सूत्र नंबर 4 से है, ये सवाल सूत्र नंबर 5 से, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना, लेकिन आपको याद होना चाहिए। सूत्र नंबर 4 ये कहता है कि समीकरण के अंदर 2 पक्ष होंगे, पहला पक्ष और दूसरा पक्ष। समीकरण के अंदर 2 पक्ष होंगे, दोनों पक्षों के प्रत्येक पक्षों के अंशों का योग हरों के योग के बराबर होता है, यानी इन दोनों पक्षों के अंशों का योग दोनों पक्षों के हरों के योग के बराबर होता है या एक निश्चित अनुपात में होता है, तो किसी भी योग को 0 के बराबर रख देते हैं और x का मान निकाल सकते हैं। तो इन दोनों अंशों का योग करते हैं, यानी 2x + 4 प्लस 2x + 1 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 4x + 5। इधर भी कर दिया 2x + 1 प्लस 2x + 4, इधर हो जाएगा 4x + 5। दोनों बराबर है। किसी भी एक योग को किसके बराबर रखते हैं? 0 के बराबर। x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 जो है पक्षांतर करेंगे, उधर जाएगा -5। x की वैल्यू निकालेंगे -5/4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5/4। और सूत्र नंबर 4 ये कहता है कि दोनों पक्षों के अंशों का योग दोनों पक्षों के हरों के योग के बराबर या एक निश्चित अनुपात में होता है, तो किसी भी एक योग को 0 के बराबर रख देते हैं। सूत्र नंबर 5 पर सवाल देखते हैं, इसे फटाफट उतारिए। सूत्र 5वां है, ये सवाल है। ये सवाल जो है सूत्र संख्या 5 पर आधारित है। सूत्र संख्या जो 5 है वो ये कहता है कि इसमें भी 2 पक्ष होंगे, दोनों पक्ष के अंश और हर, इधर भी अंश और हर। तो सूत्र संख्या 5 ये कहती है कि प्रत्येक पक्ष के अंश व हर का अंतर दूसरे पक्ष के अंश व हर के अंतर के बराबर हो या एक निश्चित अनुपात में हो, तो किसी भी एक अंतर को 0 के बराबर रख देते हैं। यानी यहाँ देख देते हैं 5x + 7 में से अपन क्या घटाएंगे? 2x - 1। कितना? 5 में से 2 गया तो कितना बच गया? 3, और 7 में से 1 गया तो कितना बच गया? 6। फिर इस वाले अंश के अंदर से आपको इस वाले हर का अंतर घटाना है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका -2x और ये हो जाएगा आपका -4। इसमें से अगर अपन 3 कॉमन ले तो कितना बचा? x + 2। इसमें से अगर अपन -2 कॉमन ले तो कितना बचा? x + 2।
यानी अनुपात हो गया 3:2। तो अपन किसी भी एक योग को किसके बराबर रख देते हैं, 0 के, यानी x + 2 के बराबर क्या रख दिया, 0, यानी x बराबर कितना आ गया, -2। तो ये सवाल जो है सूत्र संख्या 5 पर आधारित है, यानी अंश में से हर को घटा दो और हर दूसरे अंश में से हर को घटा दे, वो दोनों अंतर अगर बराबर आ जाता है तो आप किसी भी एक मान को 0 के बराबर रख दो। और लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का सूत्र नंबर 6 पर आधारित। सूत्र नंबर 6 पर आधारित है और अंतिम प्रश्न है, समीकरण को सोल्व करना है। इस समीकरण को सोल्व करने के लिए दोस्तों ये देखना कि इसमें ये होता है कि प्रत्येक पक्ष में 2 पक्ष होंगे, समीकरण में 2 पक्ष होंगे और प्रत्येक पक्ष में 2 पद होंगे, पहला दूसरा, पहला दूसरा, और प्रत्येक पद के प्रत्येक अंश का मान क्या होगा, समान होगा, 1 1 1 होगा। तो इसका जो करने का तरीका है, तो दोनों पक्षों के हरों का योग दूसरे पक्ष के हरों के योग के बराबर होता है, तो किसी भी एक योग को 0 के बराबर। अब x + 2 और x + 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2x + 9। इधर x + 1 और x + 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2x + 7। तो बराबर नहीं है। अब बराबर करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं कि इसको तो अपन ऐसे लिख देते हैं 1/x + 2। ये जो माइनस वाला पद है इसको पक्षांतर करते हैं, यानी इसको भेज देते हैं इधर, और इस -1, ठीक है। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा आपका 1/x + 1 -1/x + 6 प्लस ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 1/x + 7। अब ये जो माइनस वाला पद है इसको भेज देते हैं आप इधर, यानी 1/x + 2 प्लस 1/x + 6 बराबर 1/x + 1 प्लस 1/x + 7। अब इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ जाएगा, x + 2 प्लस x + 6 बराबर 2x + 8। इन दोनों को जोड़ा, x + 1 प्लस x + 7 कितना आ जाएगा, 2x + 8। 2x + 8 दोनों योग को, किसी भी एक योग को किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर। तो 2x बराबर हो जाएगा -8, x बराबर हो जाएगा -8/2 बराबर -4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, -4। अब इसे आप उतार लीजिए। आज हमारा पहला चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है इस क्लास में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी से, और आशा भी कर रहा हूँ कि आपको ये जो क्लास चल रही है, अभी रिवीजन क्लास कह सकते हैं इसको, रिवीजन क्लास आप सभी को समझ में आ रही है। जो भी विद्यार्थी नए नए जुड़ते जा रहे हैं, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको रोज़ प्रातः सुबह 8 बजे वीडियो की घंटी मिल जाएगी, अपने फ़ोन पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आप अपना रिविज़न कार्य शुरू कर सकें। तब तक के लिए आप सभी को मैं शुभकामना भी देना चाहता हूँ कि आप अच्छे से अच्छी तैयारी करते रहिए। कल की क्लास फिर से मॉर्निंग में 8 बजे होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।